दोस्तों, हमारे चैनल कहानी ट्यून में आपका स्वागत है। रात के 2 बज रहे थे। समीर शहर के शोर शराबे से दूर पहाड़ियों के बीच बने एक पुराने गेस्ट हाउस में अकेला था। वो एक लेखक था और अपनी नई किताब ख़त्म करने के लिए उसे शांति चाहिए थी। लेकिन उस रात की शांति कुछ अलग थी, भारी और डरावनी। समीर अपने लैपटॉप पर टाइप कर रहा था। तभी उसे लगा कि कोई उसके कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा है। फिर उसने उठकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा शायद हवा होगी। वो फिर काम में जुट गया। अचानक सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज़ आई, समीर बचाओ। समीर के रोंगटे खड़े हो गए। आवाज़ बिल्कुल उसकी माँ जैसी थी, लेकिन उसकी माँ का देहांत तो 2 साल पहले ही हो चुका था। उसने खुद को समझाया, ये सिर्फ थकन है, मेरा दिमाग खेल खेल रहा है। वो पानी पीने के लिए उठा। जैसे ही उसने कांच के गिलास को हाथ लगाया, कमरे का तापमान अचानक गिर गया। उसकी सांसें धुएं की तरह दिखने लगी। तभी उसे कमरे के कोने में रखे बड़े आईने में कुछ दिखा। आईने में समीर के पीछे एक धुंधली सी परछाई खड़ी थी। उस परछाई का चेहरा साफ नहीं था, लेकिन उसके हाथ लंबे और काले थे। धीरे धीरे समीर की गर्दन की तरफ बढ़ रहे थे। समीर जम गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन जब उसने वापस आईने में देखा तो वो परछाई अब भी बिल्कुल उसके पास थी और आईने के अंदर से उसे घूर रही थी। तभी बिजली गुल हो गई। अंधेरे में समीर को अपनी गर्दन पर ठंडी उंगलियों का एहसास हुआ। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकली। वो भाग कर दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन दरवाज़ा बाहर से बंद था। अचानक उसे अपने कमरे के पास वही आवाज़ सुनाई दी, इस बार धीमी और सिसकती हुई। तुमने हमें अकेला क्यों छोड़ दिया समीर? समीर ने कांपते हुए अपने फ़ोन की टॉर्च जलाई। रोशनी जैसे ही दीवार पर पड़ी, उसके होश उड़ गए। पूरी दीवार पर खून के लाल रंग से लिखा था, अगली बारी तुम्हारी है। अगली सुबह जब गेस्ट हाउस का केयरटेकर कमरा साफ करने आया तो कमरा अंदर से बंद था। जब उसने पुलिस को बुलाया और पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा तो समीर वहाँ नहीं था। कमरे के बीचों बीच सिर्फ उसका लैपटॉप खुला था, जिस पर एक ही लाइन बार बार टाइप की गई थी, वो आईने से बाहर आ गई है। समीर के गायब होने के ठीक 1 साल बाद उसका छोटा भाई आर्यन उसी गेस्ट हाउस पहुंचा। पुलिस ने केस बंद कर दिया था, लेकिन आर्यन को यकीन था कि समीर कहीं ना कहीं आज भी जिंदा है। वो अपने साथ एक पुरानी डायरी और कुछ रिकॉर्डिंग डिवाइसेस लेकर आया था। रात के ठीक 1:30 बजे थे। आर्यन उसी कमरे में बैठा था जहां समीर आखिरी बार देखा गया था। उसने कमरे के बीचों बीच वही पुराना आईना रखा जिसे पुलिस ने सबूत के तौर पर नज़रअंदाज कर दिया था। आर्यन ने कमरे में चारों तरफ नमक की एक लकीर खींच दी, जैसा उसने पुरानी किताबों में पढ़ा था। उसने अपना वॉइस रिकॉर्डर चालू किया और अंधेरे में फुसफुसाया, समीर क्या तुम यहाँ हो? करीब 10 मिनट तक सन्नाटा रहा। फिर अचानक कमरे के कोने में रखा समीर का वही पुराना लैपटॉप, जो अब पुलिस की कस्टडी से आर्यन के पास था, अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन की नीली रोशनी ने कमरे को एक अजीब सी चमक से भर दिया। स्क्रीन पर शब्द उभरने लगे, भागो, वो भूखी है। आर्यन के पैरों के नीचे की ज़मीन जैसे ठंडी पड़ गई। उसने आईने की तरफ देखा। आईने के अंदर उसे समीर दिखाई दिया। समीर बदहवास था। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो आईने के कांच पर अंदर से हाथ मार रहा था, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। तभी आर्यन ने गौर किया कि आईने वाले समीर के पीछे वही लंबी काली परछाई खड़ी है। इस बार उसका चेहरा साफ था। उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे और उसका मुंह डरावनी हद तक चौड़ा था। वो परछाई धीरे धीरे समीर के कान में कुछ बुदबुदाई और फिर आईने के अंदर से आर्यन की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। अचानक आईने के कांच पर एक दरार पड़ी। चटाक! कांच टूटा नहीं, बल्कि उसमें से एक काला चिपचिपा हाथ बाहर निकला और आर्यन का पैर पकड़ लिया। आर्यन चिल्लाया,
उसने नमक के घेरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वो हाथ उसे आईने की तरफ खींच रहा था। आर्यन ने हिम्मत जुटाकर पास पड़ी एक भारी टॉर्च उठाई और आईने पर जोर से दे मारी। आईना चकनाचूर हो गया। जैसे ही कांच के टुकड़े जमीन पर बिखरे, कमरे में एक रूह कपा देने वाली चीख गूंज उठी। धुआं छटा और सब कुछ शांत हो गया। आर्यन हाँफ रहा था। उसने देखा कि जमीन पर कांच के टुकड़ों के बीच समीर की घड़ी पड़ी थी। उसने घड़ी उठाई, लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ देखा, उसके होश उड़ गए। आर्यन की परछाई दीवार पर नहीं थी। उसने आईने के एक टूटे हुए टुकड़े में अपनी शक्ल देखी, लेकिन वहाँ उसका चेहरा नहीं, बल्कि उस बिना आंखों वाली परछाई का चेहरा था। समीर अब आज़ाद हो चुका था, लेकिन आर्यन, वो अब उस आईने की कैद में था। कमरे के बाहर से समीर की आवाज़ आई, जो अब बिल्कुल सामान्य लग रही थी। शुक्रिया भाई, अब तुम्हारी बारी है। समीर गेस्ट हाउस से बाहर निकल गया, लेकिन उसकी आंखों में वही कालापन था जो उस परछाई की आंखों में था। आर्यन अब भी उस टूटे हुए कांच के हर टुकड़े में कैद है। इंतजार कर रहा है कि कोई और उस कमरे में आए और उसे आज़ाद करे। समीर गेस्ट हाउस से बाहर तो निकल गया था, लेकिन वो समीर नहीं था। उसके शरीर पर अब उसी परछाई का कब्जा हो चुका था। वो शहर की ओर बढ़ रहा था, जहाँ हजारों मासूम जिंदगियाँ उसकी भूख मिटा सकती थी। उधर गेस्ट हाउस के शापित कमरे में आर्यन की आत्मा टूटे हुए कांच के टुकड़ों में तड़प रही थी, लेकिन आर्यन ने हार नहीं मानी। उसे याद आया कि उसके पास समीर की वही पुरानी डायरी थी, जिसमें समीर ने गायब होने से पहले कुछ अजीब संकेतों के बारे में लिखा था। समीर ने अपनी डायरी के आखिरी पन्ने पर खून से एक मंत्र लिखा था और नीचे नोट डाला था, अगर कभी आईना टूट जाए तो परछाई मरती नहीं, बल्कि बट जाती है। उसे खत्म करने के लिए खुद को मिटाना होगा और उस आईने के आधार को नष्ट करना होगा। आर्यन की आत्मा ने अपनी पूरी शक्ति बटोरी। वो समझ गया कि समीर के शरीर में मौजूद वो शैतान तब तक नहीं मरेगा जब तक उस आईने का आधार नष्ट नहीं हो जाता। ही कमरे में काव्या आई। वो समीर और आर्यन की बहन थी, जो कई दिनों से आर्यन से संपर्क न होने के कारण यहाँ पहुँची थी। कमरे की हालत देखकर वो चीख पड़ी, काव्या भागो यहाँ से। आर्यन ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ सिर्फ एक ठंडी हवा के झोंके जैसी थी। तभी समीर, जिसके अंदर अब वो परछाई थी, कमरे में वापस लौट आया। उसे अपनी भूख मिटाने के लिए अपने ही खून की बलि चाहिए थी। उसने काव्या की गर्दन पकड़ ली और उसे उसी जगह ले गया जहाँ आईना टूटा पड़ा था। समीर भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? काव्या रोने लगी। समीर के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आई। समीर, अब नहीं रहा मेरी बहन, अब सिर्फ मैं हूँ। उसी वक्त आर्यन की रूह ने कांच के एक टुकड़े से परिवर्तित होकर काव्या का हाथ पकड़ा और उसे इशारा किया कि वो जमीन पर पड़ी जलती हुई लालटेन को आईने के पुराने लकड़ी के फ्रेम पर फेंक दे। काव्या ने हिम्मत जुटाई और अपनी पूरी ताकत से लालटेन को उस पुराने फ्रेम पर दे मारा। जैसे ही आग की लपटों ने उस शापित लकड़ी को छुआ, गेस्ट हाउस की दीवारों में हजारों चीखें सुनाई देने लगी। समीर का शरीर कांपने लगा। उसके मुंह से काला धुआं निकलने लगा। वो परछाई तड़प रही थी, क्योंकि उसका घर, ये आईना, इसका आधार जल रहा था। अचानक एक धमाका हुआ। आग की लपटों के आर्यन की रूह बाहर निकली और उसने समीर के अंदर छिपे उस साये को जकड़ लिया। मेरे भाई को छोड़ दो, आर्यन की गरजती हुई आवाज़ गूंजी। अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। आग बुझ चुकी थी। समीर फर्श पर बेहोश पड़ा था, लेकिन आर्यन वो कहीं नहीं था। काव्या भाग कर समीर के पास गई। समीर ने धीरे से आंखें खोली। इस बार उसकी आंखों में कोई कालापन नहीं था। वो सच में समीर था। लेकिन आर्यन, उसने खुद को उस परछाई के हवाले कर दिया था और आग में कूद गया था। उसकी आंखों में कोई कालापन नहीं था। वो सच में समीर था। वो सच में समीर था। लेकिन आर्यन, उसने खुद को उस परछाई के हवाले कर दिया था और आग में कूद गया था। समीर और काव्या उस जगह से हमेशा के लिए चले गए। गेस्ट हाउस को गिरा दिया गया, लेकिन आज भी अगर कोई उस जगह की मिट्टी को हाथ लगाता है तो उसे एक ठंडी सरसराहट महसूस होती है। लोग कहते हैं कि आर्यन आज भी वहाँ पहरा देता है, ताकि कोई और उस आईने के साथ जुड़कर अपनी ज़िंदगी बर्बाद न कर सके।